नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल और इसके माध्यम से मैं आपका मृदुल जो मैं आपको बताऊंगा 1853 का चार्टर एक्ट। जैसे कि आप पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1835 का चार्टर अधिनियम और आज 1853 का ये चार्टर अधिनियम है जो कि एक अंतिम अधिनियम है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे 1853 अधिनियम क्यों आया और 1853 का जो अधिनियम है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं और ये क्यों एक अच्छा साबित हुआ या अच्छा कम साबित हुआ, इसके बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या यूपीसीएस के हों और या एसएससी के एस्पिरेंट हो, उनके उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मैं उन पर चर्चा भी करूंगा। देखते हैं 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो एक अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर कंपनी को बता दिया गया था कि किसी भी समय कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं जैसे पहले हो रहा था कि 1833 से 1853 की ओर बढ़ेंगे, फिर 20 साल का 1813 से जो 1813 का एक नियम था, एक्ट था, 1813 से 1833, 1853, इस तरीके से 20-20 साल का जो गैप था उस गैप को समाप्त कर दिया गया और ये कह दिया गया कि कंपनी को किसी भी समय संसद, जो यहाँ की संसद होगी जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, वो इसको समाप्त कर देगी। तो इसके बाद स्वतः यानी कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन की शासिका है, वो स्वतः अपने हाथ में क्राउन जो है, वो ताज का जो शासन है वो स्वतः अपने हाथों में ले लेंगे। ये जैसे कि आपने यहाँ पर अभी समझा। अब 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, अंतिम चार्टर अधिनियम है, इसके बारे में पता कर लिया। फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वही गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 से। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो उसके अधीन बम्बई का गवर्नर जनरल और मद्रास का, मद्रास मद्रास बम्बई और आपका बंगाल, मद्रास बम्बई और बंगाल, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल अधीन हो गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल के। और अब यहाँ पर इसके बाद फिर वही बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। यानी कि वो बंगाल का भी गवर्नर जनरल रहता है और बंगाल का भी गवर्नर जनरल है और वो भारत का भी गवर्नर जनरल है। दो दो चीजें थी। अब वो उसके पास बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, इस वजह से एक अलग चीज़ का वितरण किया गया, हटाया गया, जिसको बंगाल का गवर्नर एक अलग तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये गवर्नर जनरल है, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर आते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि 1773 में हमने आपको बताया था, 1773 में जो गवर्नर जनरल के साथ चार जो जो कार्यकारी परिषद बनाए गए, चार कार्यकारी परिषद थे, उसमें से तीन तो थे प्लस एक जो था जो अन्य के रूप में था, वो गैर गैर मतलब एक तरीके से गैर स्थायी था, तो वो स्थायी यहाँ पर बना दिया जाता है। और इसके बाद 6 अतिरिक्त सदस्य आपके जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद फिर 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाते हैं। टोटल 12 सदस्य जो होते हैं वो एक नई विधान परिषद का यहाँ पर गठन करते हैं, जो कि भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जानी जाती है, जो भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जानी जाती है। उस गवर्नर जनरल ने विधायी कार्य यानी कि पॉलिसी संबंधित कार्य, संसद संबंधी जो कार्य थे उसको, संसद संबंधी जो कार्य है, पॉलिसी मेकिंग करना है, क्या करना है, कौन सा बिल पास करना है, उस तरीके से। और प्रशासनिक कार्य जो है, जो एक अंदर जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई, कोई नीति
यहाँ पर नीति बनाई जाती है, नीति को लागू करवाने का काम भी इन दोनों का अलग अलग कर दिया गया। जिस तरीके से आप भारत में देखते हैं कि जो हमारे देश के नेता हैं, जो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो संसद का ही पार्ट होती है। तो संसद के भाग में राज्यसभा लोकसभा जो आपकी हो गई, और संसद से, और इसके बाद ये जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे आईएएस हो गया आपका, आईएएस हो गया, और जैसे पीसीएस वाले जो हो गए, ये आपके इस नीति को लागू करवाते हैं, इनका काम लागू करवाने का होता है। तो ये विधायी कार्य और यहाँ पर प्रशासनिक कार्य दोनों क्या हो गए, अलग अलग बांट दिए गए। और गवर्नर जनरल हेतु एक नई विधान परिषद गठन कर दी गई, जो कि भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जानी गई। सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो सिविल सेवक हैं, ये जो सिविल सर्वेंट हैं, ये कोई नॉर्मल सिविल सर्वेंट नहीं है, ये एक विशिष्ट सिविल सर्वेंट हैं। और ये नहीं है कि कोई कर्मचारी है उसको सिविल सर्वेंट के रूप में यहाँ पर इन खुली ओपन कंपटीशन, यहाँ पर ये चीज का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर विशिष्ट सिविल सेवक का जिक्र किया गया, जो कि 1854 में मैकाले समिति के द्वारा। मैकाले जो थे वो एक राजनीतिज्ञ थे, और कानून के मामले में बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। तो उन्हें उनके नाम से 1854 में मैकाले समिति बनाई गई, और विशिष्ट सिविल सेवकों हेतु खुली परीक्षाओं का आयोजन चालू कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि 1833 में भी हमने आपको बताया था कि सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी, बट वहाँ पर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, उनके थ्रू, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू उस चीज को क्या कर दिया गया था, उस चीज को खारिज कर दिया गया था, यानी कि उसमें कोशिश की गई थी और वो प्रयास जो था वो असफल हो गया था। बट यहाँ पर 1854 में मैकाले समिति के द्वारा विशिष्ट सिविल सेवकों की हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन जैसे यहाँ पर यह बनेगा कि विशिष्ट सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का शुरुआत किस चार्टर के द्वारा शुरू हुई थी। तो आप ये बताएंगे कि 1853 में विशिष्ट सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था। लेकिन अगर प्रयास की बात की जाए, विशिष्ट सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रयास कब किया गया था, किस चार्टर में प्रयास किया गया था, तो आप बताएंगे 1837 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ पर गठन होता है। केंद्रीय विधान परिषद का मतलब यहाँ पर एक संसद का गठन होता है। जिस तरीके से भारत में संसद संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 पार्ट का मतलब, यहाँ ये जैसे संसद है, संसद के 3 पार्ट, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये लोकसभा लोकसभा अगर कोई बिल पास करती है, फिर राज्यसभा, लोकसभा में कोई बिल उभर के आया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा अगर उसको पास करती है, या कुछ ऐसे बिल होते हैं, वो एक बिल के टॉपिक पर बात करेंगे, इसके बाद राष्ट्रपति के जाता है। यानी कि तीनों चीजें ये संसद ही कहलाती हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से जनता के द्वारा, ये जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं, या जनता के द्वारा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ पर गठन किया जाता है, केंद्रीय विधान परिषद का, जो कि एक संसद के रूप में है। जो आज आप संसद देख रहे हैं उसी का जिक्र है ये। प्रथम बार विधान परिषद का स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। अब जैसे आगरा हुआ और मद्रास हुआ, मुंबई हुआ, बंगाल, इनमें स्थानीय प्रतिनिधित्व चालू कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल, केंद्रीय विधान परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद, यानी कि ये जो 6 अतिरिक्त जोड़े गए थे, ये 6 अतिरिक्त में से 6 नए सदस्य हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य, जो 6 नए सदस्य थे, जो 4 कार्यपालिका थे, इसके बाद 6 अन्य जो सदस्य जोड़े गए थे, उसमें 4 जो सदस्य थे मद्रास, बम्बई व बंगाल के, आगरा, जो कि केंद्रीय विधान परिषद की जो पॉलिसी बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, उनमें भी जो 6 में से जो 4 जो होंगे
वो मद्रास, बम्बई और बंगाल और आगरा के जैसे प्रेसिडेंसियों से होंगे। और यहाँ पर सीओडी, सीओडी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनकी संख्या पहले 24 थी, 24 से घटाकर वो 6 कर दी जाती है। और 18 में से 6 ही 18 में से 6 जो होंगे वो क्राउन के द्वारा होंगे। ऐसा क्यों? इस वजह से क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो कंपनी कंपनी के जो पार्टनर्स थे, कंपनी के पार्टनर की भागीदारी होती तो उनमें चुनाव होता था। इसके बाद वो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठाले जाते थे। लेकिन कंपनी यहाँ पर इन 24 में से 6 को हटा करके 18 और 18 में से 6 क्राउन के द्वारा, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस रूप में बोल सकते हैं कि ये क्राउन के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 6 सदस्यों को अपनी तरफ से जोड़ा जाता है। इसकी अगर हम टोटल सारांश की अगर बात करें तो यहाँ पर इसमें 1853 के चार्टर अधिनियम में भारत के लिए कुछ कोई विशेष चीजें नहीं लाई गई। इसके बाद 1853 4 साल के बाद 1857 में क्रांति उत्पन्न हो जाती है, जो बहुत ही एक क्रांति का एक चरम स्तर होता है। और उससे ही क्रांति का प्रावधान शुरू हो जाता है, जो 1857 से लेकर लगातार जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है 1947 तक ये क्रांति बनी रहती है, एक आग के रूप में उभरती रहती है। इससे संबंधित जैसे कुछ हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था? अब अगर यूपीएससी के उसमें बेस में देखें तो हम ये समझेंगे कि यूपीएससी के बेस में अगर 1853 का चार्टर अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, तो गवर्नर जनरल हेतु नई विधान परिषद का गठन होता है। सिविल विशिष्ट सिविल सेवकों होती खुली प्रतियोगिता का, प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद का। इस तरीके से आपके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा जाएगा 1853 का के चार्टर अधिनियम का गवर्नर जनरल कौन था, उसके बारे में बात करें। ठीक, इस तरीके से हमने 1853 के चार्टर एक्ट को देखा, बारीकी से समझा। और आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।